हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक पवार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कॉमन एरर्स की सीरीज शुरू की थी पिछले दिनों, इस सीरीज में, इस श्रृंखला में ये हमारा चौथा वीडियो है, चौथी क्लास है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कॉमन एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इस सीरीज में हम टारगेट कर रहे हैं सभी वनडे एग्जाम्स को, ऐसे वनडे एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आती है और कॉमन एरर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, आरआरबी में आए या फिर डिफेंस में, या और भी कोई एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी एग्जाम्स को हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी को पहले सेंटेंस से। वन ऑफ द क्वेश्चंस, देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ही था कि अगर वन ऑफ द दिया है तो उसके बाद प्लूरल आएगा, जो कि सही है। और he asked me, वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ये भी सही है। Who did you travel with, ये भी सही है। यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, हमारा पहला सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। ओके, इसका मतलब क्या है? देखिए लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछले वीडियोस देखिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि पहले वीडियो से आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और फोर्थ वीडियो पे तभी आइए जब आप पहले 3 देख चुके हो। तो मैंने बताया था कि अगर डेफिनेट है, कोई नाउन डेफिनेट है तो उससे पहले द आएगा। देखिएगा, आई नो, मैं जानता हूँ, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को, यू आर रेफरिंग टू, है ना, जिसको आप रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी डॉक्टर ने रेफर किया और जिस डॉक्टर को रेफर किया आप उसे पहले से जानते हैं, तो इसका मतलब वो डॉक्टर तो डेफिनेट हो गया, वो किसी रैंडम डॉक्टर को आपको रेफर नहीं कर रहा। और अगर आप उसे जानते हैं तो डॉक्टर कैसा हो गया, आपका डेफिनेट हो गया, है ना, निश्चित हो गया ना, आपको पता चल गया कौन सा डॉक्टर है। तो अगर डेफिनेट है तो उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। तो इसके बी पार्ट में आ रहा है, ठीक है भाई। जब आप डॉक्टर को जानते हैं, पहले से आपको उसके बारे में पता है, तो वो डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया। और निश्चित अगर है, डेफिनेट है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, ना बल्कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। अब देखो, अगेन फिर मैं वही बताऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है उसके हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आती है। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, शायद अपने पिछले अब तक के सभी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, मैं तीसरी बार ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जो द इंट्रोडक्शन होता है, जो परिचय होता है किसका, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का जो परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, और कहाँ पे, इन सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जो सेल्फ फाइनेंसिंग हैं, उनमें जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वो चला रहे हैं, उन कोर्सेज का जो इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन तो कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर। लेकिन हमें क्या दे रखा, अट्रैक्ट, जबकि हमें मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अट्रैक्ट जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है, ये सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए थी, तो ये होना चाहिए था आपका अट्रैक्ट्स, तो इसमें एस लगता, तो अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट को आप अट्रैक्ट से रिप्लेस करेंगे, यानी आपके पार्ट सी में एरर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पार्ट सी है। देखिए, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। देखिए ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है और
इस तरह से कि पहले पार्ट में आप इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं। अगर इन्फिनेटिव आया वो भी कैसा? विद टू। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनेटिव। अब जरा ध्यान से समझ, ऐसा होता है कि अगर एक ही शब्द पहले आया और वो बाद में रिपीट हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं उसको अवॉइड करने की। और इन्फिनेटिव भी एक और तरह का भी होता है, एक तो विद टू होता है और एक विदाउट टू होता है। ऐसा इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं आता उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। ओके, तो अगर पहले पार्ट में इन्फिनेटिव आया है तो दूसरे पार्ट में भी फिर इन्फिनेटिव ही आएगा, वो चाहे विद हो चाहे विदाउट हो। विद और विदाउट टू। तो आप इन्फिनेटिव यूज कर लो विद के टू के साथ, या फिर बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू यूज कर लो, लेकिन आना इन्फिनेटिव ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे पहले पार्ट में, अब जरा ध्यान से देखो, पहले पार्ट में टू कीप यानी इन्फिनेटिव आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरे पार्ट में क्या आ गया? लूज, लूजिंग। तो क्या होना चाहिए था? टू लूज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? टू लूज होता या केवल लूज होता? देन लूज वंस करेज या टू लूज वंस करेज। तो चाहे आप इन्फिनेटिव बनाने के लिए मतलब इन्फिनेटिव टू के साथ लगाओ या बिना टू के लगाओ, लेकिन आएगा इन्फिनेटिव, जेरंड तो नहीं आएगा। तो इसके पार्ट सी में एरर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। जो शॉर्ट स्टोरी है वो 2 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक्सीड वर्ड है, एक्सीड जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा होना, है ना? और मोर देन का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना। तो एक ही मीनिंग के लिए आप 2 शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये इसको क्या कहेंगे भाई? इसे हम क्या कहेंगे? सुपरफ्लुअस। यानी जो मोर देन का यूज है यहाँ पर वो सुपरफ्लुअस है। आप एक ही मीनिंग के लिए 2 शब्द को यूज क्यों करेंगे? आपको जरूरत ही नहीं है। जब आपने एक्सीड में कह दिया कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है ये? द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। 200 शब्दों से ज्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। तो मोर देन की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, तो इसका यूज कैसा हो गया? सुपरफ्लुअस हो गया। तो मोर देन नहीं आना चाहिए था। इसके भी पार्ट सी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। देखिए अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर शुरुआत में इन्फिनेटिव आया है तो दूसरे में भी इन्फिनेटिव आ सकता है। और देखो यहाँ पे क्या दिया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि ये इन्फिनेटिव तो है, इन्फिनेटिव तो है, बट कैसा है? बेयर इन्फिनेटिव। तो यानी कि आप इन्फिनेटिव बिना टू के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन होना इन्फिनेटिव ही चाहिए। यानी कि केवल फर्स्ट फॉर्म भी अगर आई तो क्या कंसीडर करेंगे कि ये टू यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, एक ही बार यूज करा, तो दूसरे के लिए भी वही यूज हो गया, ये कंसीडर कर लिया। मतलब एक ही बार में उसने दोनों के लिए वर्क कर लिया, रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिविंग होता तो गलत होता। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हमारा सही है, इसका पार्ट डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देखिए जब कभी भी इस तरह से आपको दिया है इट इज आई, इट इज आई, तो इसका मतलब ये जो इट आया है किसके लिए आया है? आई के लिए आया है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? आई है सब्जेक्ट।
आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। हमें लगता है कि इट शुरू में आया है तो इट सब्जेक्ट होगा, इसलिए हम इट के हिसाब से क्या लगा देते हैं, कई बार वर्ब लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है और इसलिए आई के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए थी एम। ये होता इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ओके, यहाँ पे इज नहीं आता, एम आता, तो इसका मतलब इसके पार्ट बी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ओके, अब देखिए जरा हो क्या रहा है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया आफ्टर ही लेफ्ट, उसके चले जाने के बाद। देखिए परफेक्ट टेंसेस की पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनकी खासियत क्या होती है कि इनमें दो काम एक साथ होते हुए दिखाई देते हैं। उन दो कामों में एक काम पहले हुआ होता है और एक काम बाद में हुआ होता है। मैं बताता हूँ जरा तसल्ली से। देखिए जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जैसे कि ये है एग्जाम, जो हमारा ये सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। इसमें एक काम हो रखा होगा और एक दूसरा काम हो रखा होगा। इनमें से एक काम है जो पहले हो गया होगा, है ना, जो ऑलरेडी हो चुका होगा, ऑलरेडी डन होगा। तो जो सेक्शन, जो हिस्सा, जो पार्ट सेंटेंस का पहले हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, वो रहता है परफेक्ट, वो रहता है परफेक्ट। यानी उसके साथ आप लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा पार्ट जो बाद में हुआ है, यानी आफ्टर वाला, वो रहता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट भी कौन सा भैया, इंडेफिनिट भी पास्ट के। देखो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इंडेफिनिट होगा तो भी पास्ट का, तो उसमें क्या आ जाएगा, या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे होगे, या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे होगे। लेकिन अगर वो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव हुआ या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी, तो आप क्या कर रहे होगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होगे अगर हेल्पिंग वर्ब आई तो। लेकिन जो काम पहले हो चुका वो परफेक्ट टेंस होगा और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। अच्छा, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हुई। अब देखो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस से ही काम चल जाता, पर इसी से मिलता जुलता फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसे भी बता देता हूं ताकि आपको आगे दोबारा से मुझे बताना ना पड़े। अगर मान लो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ऐसा है कि एक काम पहले हुआ एक बाद में हुआ, तो ध्यान देना जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है, इसे मिटा दूं, ध्यान दो जरा, जो पहले हुआ है वो परफेक्ट होगा। और टेंस क्योंकि फ्यूचर का है तो फ्यूचर का ही परफेक्ट होगा। लेकिन जो काम बाद में हुआ है, या बाद में मतलब फ्यूचर है तो बाद में होगा, तो वो होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो यहाँ पे फ्यूचर का इंडेफिनिट नहीं लगाना, बल्कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाना, ये ध्यान देना है। आगे अगर एग्जाम्पल आएगा तो हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट है और उसमें दो काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट हुआ होगा तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा विल हैव बीन, सॉरी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो पहले होगा उसमें क्या दिखाई देगा आपको, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो बाद में होगा उसमें आपको दिख रहा होगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आ रहा होगा, या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ पास्ट परफेक्ट देखना। तो देखिए गौरी ने मुझे बताया उसका नाम, लेकिन कब बताया, जब वो चला गया। तो उसके जाने का काम पहले हो गया, बताने का काम बाद में हुआ। तो जो पहले हो गया है, मैंने क्या बताया, जो पहले हो गया,
दैट इज ऑलरेडी डन, तो वो किस में होगा, परफेक्ट टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और क्या ले रहा होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, जबकि ये होना चाहिए था ही हैड लेफ्ट। क्या होना चाहिए था, ही हैड लेफ्ट। तो इसके भी पार्ट सी में एरर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। देखिए ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाला हिस्सा अगर पास्ट में है तो दूसरे में वुड हैव आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये आपका सही है। ठीक है, देखिए कंडीशनल्स में क्या होता है कि पास्ट की जो कंडीशन होती है, बाद में हम क्या कर रहे होते हैं, वुड, शुड, माइट, कोई भी पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म का मॉडल यूज करके उसके साथ मतलब वो यूज करेंगे। लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पर ये हैड आया, परफेक्ट टेंस आया, तो फिर हम क्या करते हैं, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी ये कह लीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो इसमें कोई एरर नहीं था, ये सही था हमारा सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ओके, देखिए जरा, मान लीजिए अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिखाई दे कि पहले नाउन आया प्लस कि पहले नाउन आया फिर प्रेपोजिशन आया और फिर उसके बाद फिर बल्कि ऐसा करते हैं, मैं नाउन ना लिख करके लिखता हूं सेम नाउन, वही सेम नाउन आया जो पहले आया था, है ना। यही वाला नाउन दोबारा से अगर आया, अगर दोबारा से आया तो ध्यान रखना है कि ये भी सिंगुलर होगा, ये भी कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और दूसरे वाला नाउन भी कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या हो गया, एक नाउन है, प्रेपोजिशन है, फिर सेम नाउन है, लेकिन उसने क्या दे दिया, प्लूरल दे दिया। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, ये होता है पेज आफ्टर पेज। क्या होता है, पेज आफ्टर पेज होता है। तो इसका सही यूज होना चाहिए था इस तरह से, सिंगुलर नाउन, प्रेपोजिशन, सेम सिंगुलर नाउन। तो इसके भी आपके पार्ट सी में एरर था। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस के जो रूल थे थोड़े से बड़े थे, लेंथी थे, पर मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो मुश्किल थे। और हाँ, अगर आपने ठीक से समझा होगा तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं पूरी तरह से इलेबोरेट कर सकूं, ठीक से समझा सकूं आपको हर एक रूल। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो पहली मेरी सलाह ये होगी कि आप वीडियो को दोबारा से देखिए, 2-3 बार देखिए। मैं नहीं मानता कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, तो आपको इतना टाइम लगना चाहिए कि दूसरी या तीसरी बार देखना पड़े। लेकिन 2-3 बार देखकर आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। स्टिल फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बताइए। जैसे ही हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका कोई डाउट है, आपका खुद का कोई क्वेश्चन है जिससे आप पूछना चाहते हैं, तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। उस कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आपके क्वेश्चनों का स्वागत है, आपके डाउट्स का स्वागत है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।